नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो एडिटोरियल पेज 6 से ली गई है और इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। अभी हाल में ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है और इसके तहत रसायन विज्ञान में इस बार नोबेल पुरस्कार जिस तकनीक के संदर्भ में दिया गया है उसी तकनीक को व्याख्यायित करते हुए हमारा ये आज का एडिटोरियल है, जिसका नाम है क्रिस्पर कास9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर कास9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यह क्या होती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह जो तकनीक है इसके संदर्भ में क्या क्या लाभ देखे जाते हैं, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, और साथ ही साथ जो क्रिस्पर कास9 जीन एडिटिंग तकनीक है इसके संदर्भ में जो कुछ नैतिक मुद्दों की चर्चा करती जाती रहती है, ठीक है, कही जाती रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड बेसिक शब्द होते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि डीएनए आदि के बारे में हम जानेंगे, जीन के बारे में हम जानेंगे, जीनोम के बारे में हम जानेंगे और जीन एडिटिंग तकनीक और क्रिस्पर कास9 तकनीक की एक सामान्य समझ हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि फ्रांस की इमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है, या फिर कारपेंटियर भी नहीं कह सकते हैं, और अमेरिका की जेनिफर ए डॉटना को रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और इन दोनों के द्वारा एक विशिष्ट तकनीक का विकास किया गया जिसे नाम दिया जाता है क्रिस्पर कास9 जेनेटिक सीजर्स। क्रिस्पर कास9 जेनेटिक सीजर्स एक प्रकार की जीन एडिटिंग तकनीक है जिसका प्रयोग वर्तमान में विविध जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है। यानी मूल रूप से जो डीएनए होता है जिसके माध्यम से आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है, इसी में, ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है। इसी को बदलाव लाने के लिए, इसी में वांछित परिवर्तनों को करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है उसी जीन एडिटिंग तकनीक पर यह रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यह एक ऐतिहासिक बात है, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दोनों महिलाओं को इसके संदर्भ में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ बेसिक शब्द की, जैसे कि हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यह मनुष्यों और दूसरे जो जंतु होते हैं या फिर जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में, ठीक है, इनकी कोशिकाओं के गुण सूत्रों में पाया जाने वाला एक अणु होता है जिसमें मनुष्य और अन्य जीवों की सभी आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। अब यहाँ पे हमने मनुष्य शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे डीएनए का तात्पर्य केवल और केवल मनुष्य से नहीं है, वहाँ पे तात्पर्य उन सभी जीवों से है जो कोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से डीएनए पाया जाता है। अब हर प्रत्येक व्यक्ति जो डीएनए होता है, प्रत्येक जो जंतु होता है, प्रत्येक जो पौधा होता है, उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो विशिष्ट होता है और डीएनए विश्लेषण के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि दोनों आपस में संबंधित हैं अथवा नहीं। यानी अगर दो अलग अलग व्यक्तियों का डीएनए अलग अलग होगा तो इसका विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सकता है कि दोनों आपस में संबंधित हैं अथवा नहीं। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग माता पिता का निर्धारण करने में, किसी आपदा या दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान में, और साथ ही साथ जो जघन्य अपराध होते हैं जैसे कि हत्या या बलात्कार, इन मामलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, विशेषकर अपराधी आदि को
पकड़ने में। ठीक है, तो यह जो डीएनए होता है इसमें इस तरीके के बेस पेयर्स पाए जाते हैं शुगर फॉस्फेट के, जिसमें एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन प्रमुख हैं। ठीक है, और ये एक तरीके की दोहरी कुंडली वाली संरचना होती है। दोहरी कुंडली की एक संरचना होती है जो जीवों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसी के तहत दो महत्वपूर्ण शब्द और हैं, जिसको एक को कहा जाता है जीन और दूसरे को कहा जाता है जीनोम। तो जीन क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति में आनुवांशिकता की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई कहलाती है जीन, जो डीएनए से निर्मित होते हैं और जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जीन जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने में। ठीक है, अब जब हम इन आनुवांशिक पदार्थों को सामूहिक रूप से देखते हैं तो इन सामूहिक रूप से आनुवांशिक पदार्थों को जिस नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है जीनोम। यानी जीनोम क्या है? तो यह डीएनए आदि का एक संयुक्त नाम है जिसमें डीएनए, आरएनए, जीन आदि शामिल होते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के जीनोम को पढ़ लिया जाए तो उस जीव विशेष से संबंधित सारी सूचनाएं पढ़ ली जा सकती हैं। यही कारण है कि वर्तमान में जीनोम को पढ़े जाने के संदर्भ में, ठीक है, जीनोम को अनुक्रमित या जीनोम को पढ़े जाने के संदर्भ में काफ़ी जो है वो उत्सुकता जागृत हुई है और इसके माध्यम से विशेषकर पौधों आदि के जीनोमों का अध्ययन करके उनकी बहुत सारी विशेषताओं का अध्ययन कर लिया गया है। ठीक है, अब यह जो जीन और जीनोम का जो पता लगाया जाता है वो पता लगाने के लिए उसकी जीन और जीनोम मैपिंग की जाती है, जिसके तहत जीन मैपिंग और जीनोम मैपिंग के तहत डीएनए अणु के भीतर स्थित न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रमों का पता लगाकर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन के क्रम का पता लगाया जाता है, जिससे लोगों की बीमारियों का पता चल सकता है, उनका समय से इलाज किया जाना संभव हो पाता है और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त किया जाना भी संभव है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको बहुत सरल तरीके से समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीएनए और जीन क्या हैं। तो मुख्य रूप से डीएनए और जीन व्यक्ति के जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनको समाहित करने वाली एक इकाई है और यदि इनकी सूचना को विविध तकनीकों से पढ़ लिया जाए तो उस व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, उस व्यक्ति की जो कमियां हैं, उस व्यक्ति की जो भविष्य की बीमारियां आदि हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। और जीनोम के तहत जीनोम अनुक्रमण को किए जाने के बाद हम इसके अंतर्गत जीन एडिटिंग भी कर सकते हैं। जीन एडिटिंग क्या होती है? तो जीन एडिटिंग मुख्य रूप से एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें किसी भी जीव के जीन में यानी आनुवांशिकता के वाहक में वांछित जीन, किसी भी प्रकार का अन्य जीन या डीएनए शामिल कराया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, ठीक है, मान लीजिए पता चलता है कि उस व्यक्ति को कैंसर आदि की बीमारी है, तो वो जो कैंसर आदि की बीमारी जिस कोशिका से संबंधित होगी या फिर डीएनए और जीन के लेवल पर वो जिस डीएनए या जीन से संबंधित होगी, अगर उस जीन या डीएनए को वहाँ से हटा दिया जाए और हटाकर वहाँ पे एक स्वस्थ डीएनए या जीन स्थानांतरित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को बहुत आसानी से बीमारी से बचाया जा सकता है। तो यह जो डीएनए को एडिट करने की या जीन को एडिट करने की जो तकनीक होती है उसी को कहा जाता है जीन एडिटिंग। और वर्तमान में क्रिस्पर-कास9 तकनीक के माध्यम से, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, क्रिस्पर-कास9 तकनीक के माध्यम से वर्तमान में इसे काफ़ी सरलता से किया जा रहा है। यही कारण है कि 2020 का जो नोबेल है वो इस विषय पर मिला है। ठीक है, तो यदि हम किसी वांछित डीएनए को किसी फसल के जीनोम में यानी आनुवांशिक गुणों में उसे शामिल कर दें तो संशोधित होने के बाद जो नया प्लांट तैयार होगा, जो नया पौधा आदि तैयार होगा, वो नए
नए डीएनए को प्राप्त कर लेगा, जिससे किसी फसल को विशेष बीमारी के प्रति प्रतिरोधी आदि भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जीन एडिटिंग के तहत वर्तमान में क्रिस्पर कास9 तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से पौधों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता के साथ पौधों को बीमारी प्रतिरोधी बनाने के लिए, उनको खरपतवार प्रतिरोधी बनाने के लिए और जंगली पदार्थों को, जंगली प्रजातियों को घरेलूकरण में, डोमेस्टिकेशन में सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब वर्तमान में जो क्रिस्पर कास9 जीन एडिटिंग तकनीक है, उसके माध्यम से विभिन्न फसलों की विविधताओं को बनाया जाता है, फसलों को और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किया जाता है, जिससे कृषि की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार देखा गया है। हालांकि जब मानव डीएनए की बात आती है, जब ह्यूमन डीएनए की बात आती है, तो उस डीएनए में बदलाव के संदर्भ में बहुत सारी चिंताएं वगैरह व्यक्त की गई हैं। यही कारण है कि ह्यूमन डीएनए में, मानव डीएनए में बदलावों के संदर्भ में इस तकनीक को वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर भविष्य में इस तरीके की तकनीक का प्रयोग किया जा सके तो उससे बहुत सारी बीमारियों और कैंसर के उपचार को किया जाना संभव होगा। चीन में इसको लेकर कुछ प्रयोग किए गए हैं, जिसमें 2016 में फेफड़ों के कैंसर का इलाज करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चीनी वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण को HIV संक्रमण, ठीक है, एड्स के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाने के लिए भी इसके प्रयोग को प्रारंभ किया गया था। हालांकि इसको लेकर काफ़ी नैतिक मुद्दे और चिंताएं हैं और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना हुई थी। यही कारण है कि वर्तमान में मानव डीएनए में इसका प्रयोग नहीं होता, मुख्य रूप से जंतुओं के डीएनए में बदलाव लाने के लिए या फिर पौधों में अपनी वांछित जो विशेषताएं हैं उनको शामिल कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक क्रिस्पर कास9 तकनीक की, तो क्रिस्पर कास9 तकनीक, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को डीएनए को काटने और जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे रोगों आदि के लिए आनुवांशिक सुधार की उम्मीद बढ़ जाती है। आनुवांशिक सुधार का मतलब क्या हुआ कि यदि हमने किसी व्यक्ति की एक पीढ़ी में डीएनए में सुधार किया तो जो डीएनए में सुधार होगा वो अगली पीढ़ी तक भी जाएगा और जो अगली जो नस्ल होगी वो सुधरी हुई होगी। ठीक है, यानी अगर पिछली पीढ़ी को किसी तरीके की कोई बीमारी आदि है तो वो जो बीमारी है वो आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक को कहा जाता है क्रिस्पर और दूसरे को कहा जाता है कास9। क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, यह मुख्य रूप से डीएनए के हिस्से हैं, जबकि कास9 जिसको क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 कहा जाता है, यह एक एंजाइम है। ठीक है, तो एक हो गया डीएनए और दूसरा हो गया एंजाइम, और यह एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग तकनीक है जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है प्रकृति से विश्लेषण के आधार पर। ठीक है, ये कैसे काम करती है, तो इसमें क्रिस्पर जो होता है वो जीनोम को स्कैन करके सही स्थान की तलाश करता है। इसमें कास9 जो प्रोटीन होता है वो एक आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है, और जब कास9 लक्षित अनुक्रम में परिवर्तन कर देता है तब कोशिकाएं क्षति को पूरा करने हेतु एक परिवर्तित संस्करण को मूल अनुक्रमण से प्रतिस्थापित करती हैं। ठीक है, इसको आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, क्रिस्पर कास9 जेनेटिक सीजर्स तकनीक में किया क्या जाता है कि सबसे पहले जिस जीनोम में, ठीक है, जिस जीनोम में आपको बदलाव लाना है उस जीनोम की आप पहचान कर लेते हैं। ठीक है, और उस जीनोम को पहचानने के बाद आप उसको पूरा सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, आप उसको पूरा पढ़ लेते हैं, और उस पढ़ने के बाद आप उस विशिष्ट जीन को टारगेट करते हैं, आप विशिष्ट डीएनए के भाग को या विशिष्ट जीन को टारगेट करते हैं जिसमें आपको बदलाव लाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप इस तकनीक के तहत क्या करते हैं, तो आप एक आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली एक गाइड आरएनए का निर्माण करते हैं।
ठीक है। आप इसमें एक आर्टिफिशियली गाइड डीएनए का निर्माण करते हैं। जिस जीनोम की हमने पहचान की है वो उसी के समान होता है, ठीक है। अब यह जो है इसको जोड़ दिया जाता है, गाइड आरएनए को जोड़ दिया जाता है Cas9 प्रोटीन के साथ, ठीक है। Cas9 प्रोटीन के साथ जो एक कैंची की तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक जीनोम की पहचान कर ली जिस जीनोम में हमने सुधार करना है। उसके तहत हमने एक गाइड आरएनए तैयार किया, इसको हमने Cas9 कैंची के साथ जोड़ दिया और ये जो है वहाँ तक जाता है, ठीक है, वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे हमें बदलाव करना है और इसके माध्यम से Cas9 जो कैंची प्रोटीन होता है वो उस स्थल को काट देता है जिसको हमें हटाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उस जीनोम में वो जो क्षेत्र है, जो डीएनए का जो पदार्थ है जिसको हमें अलग करना होता है, उसको जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब किसी जीनोम आदि से हम इस डीएनए वगैरह को हटा दें तो दो स्थितियां पैदा होती हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि हमें केवल और केवल जो जो प्रभावित डीएनए था या जिसको हमें हटाना था, केवल और केवल हमें उसको हटाना ही था, कुछ हमें नया नहीं जोड़ना था। तो अगर मान लीजिए हमें अगर किसी नई चीज़ को, नए डीएनए को जोड़ना नहीं होता तो हम उसको वैसे का वैसा जोड़ देते हैं, वैसे का वैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है और आगे चलकर अपने आप ही उस कोशिका को फिर से रिपेयर कर लेती है हमारे शरीर की कोशिकाएं, ठीक है। तो क्या किया हमने जीनोम की पहचान की, उसमें हमने एक गाइड आरएनए हमने शरीर में छोड़ा, इसको हमने जोड़ दिया Cas9 कैंची प्रोटीन के साथ। उस कैंची प्रोटीन ने जिस जीनोम के हिस्से को हटाना था उसको हटा दिया। अब हटाने के बाद जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे जीनोम होते हैं, वो खुद को ही रिपेयर कर लेते हैं और समय के साथ जो खराब वाला हिस्सा था वो हट जाता है और पूरा का पूरा जो सही हिस्सा है वो हमारी कोशिका में शामिल हो जाता है, जो आगे आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें किसी दूसरे डीएनए को, स्मॉल डीएनए को जो है इंसर्ट कराना है तो हम भी इसके लिए इसको इंसर्ट करा सकते हैं और जो स्थान खाली रहा वहाँ पे जो है नए डीएनए को इंसर्ट करा दिया जाता है। तो CRISPR-Cas9 तकनीक के माध्यम से न केवल खराब जीन को हटाया जा सकता है, साथ ही साथ जो नया जीन, अगर हम नया डीएनए जो है अगर हम उसको शामिल कराना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो CRISPR-Cas9 जेनेटिक इंजीनियरिंग की ऐसी तकनीक है जिसमें हम काफ़ी सारे बदलावों को कर सकते हैं जीन के स्तर पर, ठीक है। तो इसका लाभ क्या क्या होता है, तो इसमें अंडे में, शुक्राणु में या भ्रूण के डीएनए की एडिटिंग करके हम रोगग्रस्त जीनों का उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ यह उपचार चूंकि जीन के स्तर पे होता है, आनुवांशिक स्तर पे होता है, यही कारण है कि भावी पीढ़ियों तक जो रोग हुआ है उससे बचाव हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें किसी प्रजाति आदि को, किसी विशिष्ट जीन आदि के विरुद्ध संक्रमण से सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, जिसके चलते कोई भी पौधा या कोई भी जीव जो है वो किसी कीट आदि के प्रति प्रतिरोधी भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यह पाया गया है कि जो पहले जो जीन एडिटिंग तकनीक आदि इस्तेमाल की जाती थी उनके विपरीत यह एक सस्ती, त्वरित, आसान, सुरक्षित और प्रयोग में अधिक सटीक तकनीक है। यही कारण है कि वर्तमान में ये काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। अब लोकप्रियता के बावजूद, सरल होने के बावजूद ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं की जाती रही हैं और इसको हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या क्या मुद्दे हैं, तो कुछ लोगों का तर्क है कि जो जीनोम है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन का हो या फिर किसी पौधे आदि का हो या किसी जंतु आदि का हो, अब हमने जीनोम को पढ़ भले ही लिया हो लेकिन जीनोम के संदर्भ में हमारी अभी भी पूरी समझ विकसित नहीं हुई है कि हम उसमें कोई दीर्घकालिक परिवर्तन कर सकें। साथ ही साथ जीनोम के मध्य जो बीच का संबंध होता है, दो जीनोम के मध्य, मान लीजिए एक जीनोम ए
और ए जीनोम बी, इन दोनों के मध्य भी आपसी संबंध हो सकता है। तो इनके आपसी संबंधों को अभी तक हम पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके चलते यदि हम किसी डीएनए से, ठीक है, यदि हम किसी जीनोम के एक भाग को निकाल दें, मान लीजिए ए को निकाल दें, और भविष्य में ऐसा देखा जा सकता है कि ए और बी यदि आपस में जुड़े हुए हों, तो अगर ए को हटा दिया जाएगा तो बी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर इस तरीके का नकारात्मक प्रभाव होता है तो भविष्य की पीढ़ियों में भी वो नकारात्मक प्रभाव हस्तांतरित हो सकता है, जो एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक और नैतिक आधार पर भी कई लोग इसको अनैतिक मानते हैं और ये कहते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दिया है हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, हमें प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसको लेकर भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से हो सकता है कि शुरुआत में हम रोगों आदि के उपचार के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन बाद में हम किसी व्यक्ति में, हम किसी पौधे में, ठीक है, कोई विशिष्ट जीन को प्रवेश कराने के संदर्भ में, अपनी सुविधा के अनुसार किसी जीन को प्रवेश कराने के संदर्भ में हम इसका कहीं दुरुपयोग ना करने लगें। जैसे कि भविष्य में हम किसी जीन में, किसी जंतु में इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, किसी जीन, किसी पौधे या जंतु को आकर्षक बनाने के लिए जो आकर्षण का जीन होता है, जो इंटेलिजेंस का जीन होता है, कहीं हम उसको सेलेक्टिवली यूज ना करने लगें। इससे होगा क्या, तो इससे कई नैतिक मुद्दे खड़े हो जाएंगे जो भविष्य में मानव जीवन के मूल्य के संदर्भ में हमारे विचारों को भी बदल सकते हैं। ठीक है, भविष्य में ये भी हो सकता है कि माता पिता अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीनोम में बदलाव करवाने लगें, जिससे बच्चों को डिज़ाइनर बेबी के रूप में बनाया जा सकता है। जो बच्चे जिस तरीके का माता पिता चाहें उस तरीका का वो बनवा लें, जिससे बच्चे वस्तुओं की भांति हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स की भांति हो सकते हैं। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि कई बार कुछ जीनों का जो उपचार होता है उसमें जो निकटवर्ती जीन होते हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, जो समस्या का कारक है। इसे मोज़ेकिज्म कहा जाता है और यह भी जो है वर्तमान में अध्ययन का विषय है, जिसको ध्यान में रखना होगा। तो कहने की बात यह हुई कि जो क्रिस्पर कास9 तकनीक है वो जीन एडिटिंग के संदर्भ में काफ़ी चर्चित तकनीक है, जिसके बहुत सारे लाभ भी हैं, लेकिन लाभों के साथ इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नैतिक मुद्दे हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसी के आधार पर जो है हम इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। अब इसका संदर्भ है इंटरनेट की दुनिया से, जिसमें मुख्य रूप से अभी हाल में ही गूगल और पेटीएम के मध्य एक विवाद देखा जा रहा है और यह जो विवाद है वो कई सारे प्रश्नों को, कई सारे विचार विमर्श के बिंदुओं को पैदा कर रहा है, जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके तहत जो प्रमुख मुद्दे हैं इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि अभी हाल में ही गूगल और पेटीएम के मध्य विवाद देखा गया, जिसमें गूगल ने पेटीएम को अपने ऐप स्टोर से इस आधार पर हटा दिया कि पेटीएम सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहा है। पेटीएम ने इसके जवाब में अभी हाल में ही खुद का एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है और भविष्य में वह इसको बढ़ाकर कम से कम 10 लाख ऐप्स को अपने मिनी ऐप स्टोर में शामिल करना चाहता है। इस तरीके की जो महत्वाकांक्षा पेटीएम में व्यक्त की है। साथ ही साथ पेटीएम ने गूगल पर यह आरोप लगाया है कि गूगल बाजार में अपनी आधिपत्य स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है, जिसमें गूगल ने ये कहा है कि अब से जो भी ऐप्स अगर किसी भी प्रकार की डिजिटल सेवा को देंगे तो डिजिटल सेवाओं का जो पेमेंट होगा वो गूगल ऐप स्टोर के माध्यम से होगा और इसके संदर्भ में गूगल को 30% कमीशन भी दिया जाना चाहिए। अब पेटीएम जो खुद का जो है पेमेंट ऐप है, जो खुद जो
भुगतान को बढ़ावा देता है, उसने निश्चित ही इसका विरोध किया है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो जाता है जो संबंधित है कि क्या भारतीय स्टार्टअप्स जैसे कि पेटीएम आदि वो गूगल, फेसबुक जैसे वैश्विक इंटरनेट जायंट्स का सामना कर सकते हैं। तो यह जो पूरा आर्टिकल है वो इसी को संदर्भित है, जिसमें यह वाद विवाद किया गया है, यह विचार विमर्श किया गया है कि क्या भारतीय स्टार्टअप्स को ग्लोबल इंटरनेट जायंट्स का सामना करना चाहिए अथवा नहीं, और यदि उन्हें करना चाहिए तो किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है, किन उपायों को करने की ज़रूरत है जो भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो जब इसके पक्ष में तर्क देने की बात कही जाती है तो मुख्य रूप से इस बात पर तर्क दिया जाता है कि किस प्रकार से गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भारत में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर जो स्टार्टअप्स हैं उनके विरुद्ध माहौल बना रही हैं, जिसमें यह देखा गया है कि लगभग 90% जो भारत के स्मार्टफोन्स हैं वो एंड्रॉयड सिस्टम पे चलते हैं, जो मुख्य रूप से गूगल का सिस्टम है। इसके अलावा अधिकांश जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने को चलाने के लिए, अपने को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सिक्योर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। और एक तरीके से स्टार्टअप्स अपने प्रारंभ के लिए ही, ठीक है, अपने अस्तित्व के लिए ही गूगल आदि पे निर्भर हैं। ठीक है, अब गूगल आदि कंपनियों द्वारा इसका काफ़ी लाभ भी उठाया जाता रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स को यदि अपने आप को एक्सपेंड करना हो, ठीक है, यदि स्टार्टअप्स को अपने को डिजिटल दुनिया में बढ़ाना हो, बढ़ावा देना हो, इसके तहत उनको विज्ञापन आदि देने हो, तो इसके लिए वो मुख्य रूप से गूगल और फेसबुक का ही सहारा लेते हैं। यही कारण है कि जब निवेश की बात आती है तो बड़ी मात्रा में निवेश अमेरिका में ही किया जाता है, जैसे कि 2019 की चौथी तिमाही में अमेरिकी बाजारों में $34 बिलियन से अधिक का निवेश देखा गया, और इसके तुलना में भारत में केवल $6 बिलियन का ही निवेश हुआ, और 2020 में तो प्रथम तिमाही में यह मात्र $2 बिलियन ही रह गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से गूगल और फेसबुक डोमिनेंस की स्थिति में आ गए हैं, जिस तरीके से स्टार्टअप्स पे वो अपनी हिसाब से नीतियों को लागू करने की स्थिति रखते हैं, इसी के चलते ये कहा जाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स को भी अब इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो केवल और केवल इन पर निर्भर ना रहें। ठीक है, हालांकि जब हम वस्तु स्थिति की बात करते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अगर हमें गूगल, फेसबुक जैसे बड़ी बड़ी डीप इंडस्ट्रीज़ का, बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्रीज़ का हमें सामना करना है, तो हमारे पास वो आधारभूत संरचना नहीं है जो होनी चाहिए। इसके अलावा हम हार्डवेयर जैसी चीज़ों के लिए भी चीन पर निर्भर है, जो बहुत अच्छा जो है संकेत नहीं है भारत के लिए। इसके अलावा बहुत सारी भारतीय कंपनियों ने भी एक पैरेलल ऐप स्टोर वगैरह बनाया है, जैसे कि इंडस ओएस के द्वारा एक ऐप स्टोर बनाया गया है। हालांकि इसको ज़्यादा व्यापक प्रयोग नहीं किया जाता, और वर्तमान में मात्र 10 लाख लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो गूगल, फेसबुक की जो सेवाएं होती हैं वो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर होती हैं, और यदि हम गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों का टोटल बायकॉट कर देंगे, या चीन की भांति हम ये चाहेंगे कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां भारत से चली जाएं, तो उनके मार्केट से जाने की स्थिति में निश्चित ही इंटरनेट सेवाएं जो हैं उनकी गुणवत्ता गिरेगी। ठीक, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो गुणवत्तापूर्ण सेवाएं वगैरह अगर हमें देना है, तो इसके लिए हमें व्यापक निवेश करना होगा, लेकिन गूगल की तुलना में भारतीय कंपनियों के पास निवेश की इतनी क्षमता नहीं है, और वर्तमान कोविड-19 के दौर में तो इस प्रकार की निवेश को किया जाना बेहद ही मुश्किल है। ठीक है, यही कारण है कि अगर हमें गूगल और फेसबुक से प्रत्यक्ष टकराव का दृष्टिकोण रखना है, तो वह एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं माना जाना चाहिए। यही कारण है कि बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि वर्तमान में तो हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम गूगल और फेसबुक से प्रत्यक्ष रूप से टकराव कर सकें। इसके स्थान पर हमें सहयोग के आधार पर कार्य करना होगा। साथ ही साथ हमें
अपने आप को तकनीकी आधार पर इतना विशिष्ट बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना एबल्ड बनाने की ज़रूरत है, इतना योग्य बनाने की ज़रूरत है कि 10 साल बाद हम गूगल आदि से मुकाबला कर सकें। अब इसके संदर्भ में जो तकनीक का हम प्रयोग करें वो ऐसी तकनीक होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि 10 साल बाद भी गूगल हमसे 10 साल और आगे निकल जाए और हम जो हैं काफ़ी पीछे रह जाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल जो है 10 साल बाद जहां पहुंचने वाला हो वहां पे पहुंचने की तैयारी हमें अभी से करनी होगी, तभी जो है हम गूगल आदि कंपनियों का सामना कर सकेंगे। इसके अलावा वर्तमान में यदि कंपनियों को ऐसा लगता है कि गूगल अपनी आधिपत्यकारी स्थिति डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग कर रहा है तो इसके खिलाफ हम विधिक उपचार ले सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में गूगल के खिलाफ बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं जिन्हें कहा जाता है एंटी ट्रस्ट केस। एंटी ट्रस्ट केस क्या होते हैं? तो एंटी ट्रस्ट केस से तात्पर्य ऐसे केसेस से होते हैं जिसमें कोई कंपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाती है, ठीक है, अपनी आधिपत्यकारी स्थिति का फायदा उठाती है और इसके आधार पर वो दूसरी कंपनियों को उभरने नहीं देती। तो गूगल पे आरोप लगाया गया है कि वो अपने एंड्रॉयड सिस्टम के माध्यम से, ठीक है, जो उसका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा जो उसका ऐप स्टोर का सिस्टम है, उस पर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि वो अपने हिसाब से नियमों को बनाता है और इसके माध्यम से जो कंपनियां उन नियमों को नहीं मानती, ठीक है, उनको जो है बाहर कर दिया जाता है। और चूंकि 90% मार्केट पर अभी गूगल का ही कब्जा है, इसके चलते गूगल से विरोध करने वाली कंपनियां कभी भी मार्केट में टिक नहीं पाती हैं। अब इस तरीके के जो केसेस हैं उन पे अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन इस तरीके के केसेस को पारदर्शिता के साथ जांचा जाना, पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी है। साथ ही साथ भारत भविष्य में तकनीक के संदर्भ में स्वदेशीकरण को बल दे सके, इसको भी किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके तहत भारतीय कंपनियों द्वारा लगातार ये कोशिश की जानी चाहिए कि वो यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बना सकें ताकि गूगल से प्रतिस्पर्धा की जा सके। साथ ही साथ भारत सरकार भी इस संदर्भ में सहयोग करनी चाहिए, तभी हम गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों से सामना कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया पूरा वाद विवाद का पक्ष जो हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से इसका संबंध है आरबीआई से और आरबीआई द्वारा अभी हाल में ही, या आप कह सकते हैं आज ही, मॉनेटरी पॉलिसी अपनी जारी की जाने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत आरबीआई अपनी बाई एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी करने वाला है और द्विमासिक मौद्रिक नीति के तहत यह निर्धारित किया जाएगा कि भारत कोरोना वायरस के संदर्भ में किस प्रकार से लड़ेगा। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2020-21 को आज जारी किया जाने वाला है। इससे पहले इसे 1 अक्टूबर को जारी किया जाने वाला था, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, जो 6 सदस्यों वाली कमेटी होती है और इसको 2016 में गठित किया गया था, जिसमें 3 सदस्य होते हैं आरबीआई से और 3 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मुख्य रूप से भारत में मुद्रास्फीति को टारगेट करने वाली, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने वाली एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसमें मुद्रास्फीति को 4 से 6% के बैंड में निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो है समय समय पर मिलती है और इसके द्वारा मुद्रास्फीति को 4 से 6% तक नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में विविध नीतिगत उपाय किए जाते हैं। तो यह जो बैठक होने वाली थी पहले 1 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो 3 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। यही कारण है कि यह जो बैठक है इसको टाल दिया गया और अभी हाल में ही
केंद्र सरकार ने इन 3 सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसके बाद ही यह मॉनेटरी पॉलिसी समिति अब अपनी बैठक कर पाई है। ठीक है, तो सरकार द्वारा वर्तमान में असीमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा को 3 सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेकिन उनकी नियुक्ति चूंकि 1-2 दिन पहले ही हुई है, यही कारण है कि मॉनेटरी पॉलिसी समिति के संदर्भ में उनको ज़्यादा तैयारी करने का समय नहीं मिला होगा। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम बात करें, मौद्रिक नीति के बारे में बात करें, तो वर्तमान में मौद्रिक नीति के निर्धारण के संदर्भ में आरबीआई के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसके तहत हमने ये देखा है कि जीडीपी में 23.9% की गिरावट देखी गई है। कोविड-19 के पृष्ठभूमि में रोजगार और आय के अवसर भी कम हुए हैं। आरबीआई द्वारा निरंतर प्रयासों को किए जाने के बाद भी मुद्रास्फीति 6% से अधिक देखी गई है। अब इसके संदर्भ में सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि मांग को बढ़ाया जा सके, और मांग को बढ़ाने के लिए सरकारें और खर्च करेंगी, जिससे आगे चलकर और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। दूसरी ओर राज्य के स्तर पर देखा जाए तो राज्यों को जीएसटी जो प्राप्त होता है उसमें गिरावट का अंदेशा है, और इस गिरावट के चलते राज्य भी मार्केट से पैसा या फिर अधिक उधार लेने के लिए आरबीआई की सहायता ले सकते हैं। यही कारण है कि मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में आरबीआई काफ़ी सावधानीपूर्वक कार्य कर रहा है। ठीक है, जिसके तहत उसे सारे के सारे जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रख के कार्य करना होगा, सोच विचार कर ही नीति को अपनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकारी लेवल पर भी ये होना चाहिए कि जो सरकारी पद हैं जो खाली होते हैं उनकी समयबद्ध नियुक्ति की जाए, विशेष रूप से अगर उनका संबंध महत्वपूर्ण वित्तीय निर्माता नीति से हो, ठीक है, वित्तीय पॉलिसी मेकिंग से हो, तो ऐसे पदों को निश्चित रूप से समय पर भरा जाना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि जब बात की जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, या बात की जाएगी राजकोषीय नीति की या मौद्रिक नीति की, तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि ने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है कि सरकारों और आरबीआई को काफ़ी सावधानीपूर्वक काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कोविड-19 के दौर में खर्च को किए जाने से, हेल्थ एक्सपेंडिचर को किए जाने से। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि कोविड-19 के संदर्भ में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, पीपीई किट खरीदने के संदर्भ में या फिर मास्क खरीदने के संदर्भ में, सैनिटाइजर्स खरीदने के संदर्भ में, उसमें भी भ्रष्टाचार देखा गया है। और इसी भ्रष्टाचार को रोकने के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि जो कंट्रोलर, ऑडिटर और जनरल हैं, ठीक है, जो संवैधानिक रूप से बाध्य हैं सरकारों के खातों को ऑडिट करने के लिए, इसके संदर्भ में इनकी भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य खर्च और इससे संबंधित जो सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सके। तो अभी हाल में ही कर्नाटक पे यह मामला, ठीक है, कर्नाटक के संदर्भ में यह मामला देखा गया, जहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह आरोप लगाया कि कर्नाटक में कोविड-19 के संदर्भ में जो खरीदारी वगैरह की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की, वहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार देखा गया, जिसमें जो हमने सामान खरीदा, जो उपकरण प्राप्त किए गए वो उस क्वालिटी के नहीं थे, जैसे कि मास्क आदि, उनको बाजार मूल्य से अधिक में खरीदा गया। और चूंकि यह सारा काम हुआ है आपदा के निवारण के संदर्भ में, तो भविष्य में इस तरीके की आपदा आए और हम उसके संदर्भ में हम सरकारी खरीद को बढ़ा चढ़ाकर ना करें, इसके संदर्भ में अभी से उपाय किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसके तहत हमें सरकारी खर्च में पारदर्शिता के संदर्भ में संवैधानिक बाध्यता के अनुरूप कार्य करना होगा, ताकि सरकारी खरीद में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, प्रभाविता और सुशासन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत सरकारी खर्च में जो अस्पतालों में जो खर्च होता है उसको निरीक्षण किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी अस्पताल जैसे ईएसआई के अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों आदि में व्यापक खर्च किया जा रहा है, जिससे निपटने की ज़रूरत है।
इन सब के संदर्भ में हमें पारदर्शिता अपनानी होगी और कैग के द्वारा इनका समय समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जो खरीद प्रक्रिया है वो और बेहतर बनाई जा सके। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें कैग की भूमिका और आपदा में जो खर्च किया जाए वो नियंत्रित रूप में किया जाए, उसमें पारदर्शिता अपनाई जाए, इस पे इसमें बात की गई है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। मुख्य रूप से संबंधित है टीआरपी नाम के घोटाले से, जिसमें अभी हाल में ही मुंबई पुलिस ने यह खुलासा किया कि रिपब्लिक टीवी, फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा चैनलों के द्वारा, ठीक है, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार किया गया, जिसके तहत जिन घरों को शामिल किया गया था, ठीक है, जिन घरों को शामिल किया गया था टीआरपी के आकलन के तहत, उन घरों के लोगों को पैसा दिया गया ताकि वो एक निश्चित चैनल देखें, जिससे इनकी टीआरपी बढ़ सके। अब इसके संदर्भ में हम ये देख लेते हैं कि टीआरपी होती क्या है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो टीआरपी का मतलब होता है टारगेट रेटिंग पॉइंट्स। वर्तमान में कोई भी चैनल कितना देखा जा रहा है जनता के द्वारा, इसको मापे जाने या किसी भी चैनल की लोकप्रियता को मापने का एक माध्यम होता है टीआरपी, जिसके तहत एक संस्था है जिसका नाम है बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके द्वारा भारत में 44,000 से ज़्यादा घरों में एक उपकरण लगाया गया है जिसे कहा जाता है बार ओ मीटर। ठीक है, एक उपकरण ये लगाता है 44,000 घरों में, जिसे कहते हैं बार ओ मीटर। और यह जो माप उपकरण होता है वो इस बात को रिकॉर्ड करता रहता है कि उन घरों में कौन सा चैनल देखा जा रहा है। अब यह जो घरों के चयन करने की प्रक्रिया है, इसको 2 चरणों में किया जाता है और इसके संदर्भ में व्यापक सावधानी और गोपनीयता रखी जाती है। अब इसके तहत बार्क सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भी काम करता है, साथ ही समय समय पर वो ट्राई के रेगुलेशन आदि को भी ध्यान में रखता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि जो बारोमीटर लगाने का जो काम था, ठीक है, जिससे टीआरपी मापी जाती है घरों में जिस उपकरण से, उसको लगाने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई जिसका नाम था हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। तो हंसा रिसर्च ग्रुप के जो पूर्व कर्मचारी थे वो जो है चैनलों के साथ मिल गए और उन्होंने चैनलों को ये बता दिया कि कहाँ कहाँ बारोमीटर्स लगे हैं, जिसके बाद चैनलों ने उन्हें अपनी तरफ से पैसा दिया और उस पैसे को दिया गया उन घरों के लोगों को ताकि वो एक विशिष्ट चैनल देखें। तो इस आधार पर उनको पैसा देकर एक विशिष्ट चैनल दिखाने पे जो है उनको लालच दिया गया। यही पूरा घोटाला है जिसके संदर्भ में व्यापक जांच की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आपको यह चीज़ समझनी है कि टीआरपी का सीधा संबंध होता है किसी चैनल को देखे जाने से, किसी चैनल की लोकप्रियता से। और जो जितना चैनल अधिक देखा जाएगा उस चैनल पे जो राजस्व है या फिर आप कह सकते हैं जो उसके विज्ञापन हैं वो उतने ही ज़्यादा आएंगे और उन विज्ञापनों के लिए जो पैसा लिया जाता है वो भी इतना ज़्यादा आएगा। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल कोशिश करते हैं कि वो टीआरपी में सबसे ऊपर आएँ। जितने ज़्यादा वो ऊपर आएंगे उतना ही ज़्यादा उनके पास विज्ञापन आएंगे, जिसके पास उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा। यही कारण है कि चैनल जो हैं टीआरपी को काफ़ी महत्व देते हैं, जिसके आधार पर उन्हें एडवर्टीजमेंट प्राप्त होते हैं और 70% जो राजस्व है वो विज्ञापनों से ही आता है। यही कारण है कि जो चैनलों की दुनिया में जो अपारदर्शिता है, जो टीआरपी को लेकर जो होड़ मची हुई है, उसको पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके के जो घोटाले हैं वो भविष्य में ना देखे जाएं। ठीक है, चलिए अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। गंभीर प्लस या आपातकाल निर्माण कार्यों पर रोक, गंभीर स्थिति निजी वाहनों के लिए विषम सम योजना का प्रारंभ, बहुत खराब पटाखों के जलाने पर रोक को कठोरता से पालन करना, मध्यम से खराब डीजल डेटोनेटर सेट के प्रयोग पर रोक, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, केवल 4। तो इसमें ग्रेडेड
रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में, ठीक है, गंभीर या आपातकाल स्थिति में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाती है, यह सही है, ठीक है। दूसरा जो कथन है, तीसरा जो कथन है और चौथा कथन है, ये सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्राधिकरण है। इसका गठन वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया। इसके द्वारा दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय सुझाने का कार्य किया जाता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन तीसरा सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आज पेज नंबर 1 और 2 में दिए गए हैं, जिसमें दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ईपीसीए प्राधिकरण द्वारा ये कहा गया है कि वो ग्रेप को इस्तेमाल करें, ठीक है, ग्रेप का प्रारंभ करें। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ईपीसीए क्या है। तो ईपीसीए को फुल फॉर्म है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक प्राधिकरण है जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुरूप 1998 में किया गया। मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सुझाव देने के संदर्भ में यह प्राधिकरण काम करता है और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप की, तो ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया और इसे 2017 में पहली बार लागू किया गया। मुख्य रूप से ये संबंधित है दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति से, और यदि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जाती है तब प्रत्येक चरण पे क्या क्या किया जाना चाहिए, यह इसको संदर्भित करता है। जिसमें यदि वायु प्रदूषण की स्थिति मध्यम से खराब हो जाए तब क्या किया जाना चाहिए, जब बहुत खराब हो जाए तब क्या करें, गंभीर हो जाए तब क्या करें, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए तब किन उपायों को किया जाए, इसमें कुछ मानक तय किए गए हैं, ठीक है। जिसमें अगर मध्यम से खराब वायु प्रदूषण देखा जाता है, जिसमें PM 2.5 61 से 120 घन मीटर या PM 10 101 से 350 घन मीटर देखा जाए, तो कचरा जलाने पर जुर्माना, ईंट भट्टों में कठोरता से प्रदूषण नियंत्रण मानकों को लागू करना, यातायात को प्रतिबंधित भारी यातायात पर प्रतिबंध लगाने के साथ पानी का छिड़काव मशीन से सफाई करना, पटाखों पर प्रतिबंध लागू करना, यह किया जाता है। बहुत खराब वेरी पुअर में डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बंद करना, पार्किंग शुल्क 3 से 4 गुना बढ़ाना, बस और मेट्रो सेवाओं में वृद्धि, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग, साथ ही साथ गंभीर स्थिति होने पर ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर्स आदि को बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जब गंभीर से ज़्यादा आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है, निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है, ऑड इवन स्कीम शुरू की जाती है और साथ ही साथ टास्क फोर्स गठित की जाती है अतिरिक्त कदम उठाने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति जैसे ही बढ़ेगी आप देखेंगे कि इस तरीके के जो उपाय हैं उनको अपनाया जाने लगेगा, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पेरिस शांति समझौता पेरिस पीस अकॉर्ड्स निम्नलिखित में से किस देश में युद्ध को समाप्त करने और शांति व्यवस्था की स्थापना से संबंधित है? कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, सीरिया। तो इसका संबंध है वियतनाम से, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो आज पेज नंबर 7 में इससे रिलेटेड खबर आई है, जिसमें ठीक है निक्सन के द्वारा यह प्रोग्राम दिया गया था, जिसमें विशेषकर इंडो चाइना रीजन जिसमें वियतनाम आता है उसमें शांति के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह एक वार्षिक आर्थिक अपडेट रिपोर्ट है जिसके तहत दक्षिण एशिया में हालिया विकास आर्थिक विकास क्रमों के साथ ही निकट भविष्य में आर्थिक संभावना पर भी विचार किया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, ठीक है। दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यह वार्षिक रिपोर्ट नहीं है, ये साल में 2 बार आने वाली रिपोर्ट है। ठीक है, साल में ये 2 बार आने वाली रिपोर्ट है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है इससे संबंध में विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत के जीडीपी के बारे में उसने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 9.6% तक संकुचित हो सकती है और इसी के अनुसार भारत सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट वर्ष में 2 बार प्रकाशित होती है जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट फोकस सेक्शन होता है जिसमें विशेष रूप से दक्षिण एशिया में स्थिरता, समृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से गहन विश्लेषण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही सुमेलित कथन हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमणकारी ये सही है। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी अनुगामी ये सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो एक और तीन सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें श्रमण भिक्षु या साधु को कहा जाता है और भारत में श्रमण परंपरा में जैन, आजीवक, चारवाक, बौद्ध दर्शन के जो संत होते हैं उनको शामिल किया जाता है और विशेषकर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी BC में यह परंपरा काफ़ी व्यापक रूप में देखी गई थी। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिस्पर Cas9 तकनीक क्या है? इस तकनीक की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाते हुए इस तकनीक के प्रमुख लाभ और कमियों को इंगित करें। साथ ही इससे संबंधित नैतिक मुद्दों की भी उदाहरण सहित व्याख्या करें। 150 शब्द, 10 अंक। भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा गूगल, फेसबुक जैसी टेक जायंट्स का सामना करने के लिए आवश्यक है कि ऐसी बड़ी कंपनियों का सामना तभी किया जाना चाहिए जब भारतीय कंपनियों में भी वह क्षमता प्राप्त हो सके। साथ ही इस संदर्भ में लेवल प्लेइंग फील्ड को भी निर्मित किए जाने की आवश्यकता है। हालिया गूगल पेटीएम विवाद के संदर्भ में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो जो हमने दोनों टॉपिक्स की चर्चा की उसके आधार पर आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के DNA एनालिसिस के तहत हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को हम चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।